लास्ट टॉपिक। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए जो पिछली बैक क्लास में पढ़ाई हुआ था ना। ओके ओके, जो मतलब मोटिवेशन की थ्योरी कराई थी आपको। यस यस। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, फिर मैं वो पीपीटी निकाल लूँ। यस, हमने जो बच्चे लास्ट क्लास में टॉपिक किया था दैट इज मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन, ये किया था ना। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं कि उनको हम वो मोटिवेट कैसे होते हैं इन द थ्रू कि मतलब उनको अगर किसी भी हम चीज में लेके जाते हैं तो उनको मोटिवेशन कैसे मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट मूवर्स। मूवर्स के नेम से ये मोटिवेशन का वर्ड आया था विच मीन्स टू मूव। मोटिवेशन इज यूजुअली डिफाइंड एज एन इंटरनल स्टेट दैट अराउजेस। हम जो किसी को सामने वाले पर्सन को कोई भी पर्सन अगर मोटिवेट करता है, इट मींस वो उसकी इंटरनल एबिलिटी को चेंज कर रहा है, उसके इंटरनली बिहेवियर को चेंज कर रहा है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, एनर्जाइज होता है कि अपना बिहेवियर को चेंज कर देता है। अगर हम एक पर्सन को अच्छे से मोटिवेट करते हैं, जो पर्सन कुछ नहीं भी करना चाहता वो भी उस मोटिवेशन से अपने बिहेवियर को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस मोटिवेशन के हिसाब से मैं आपको तीन चीजें बता रही थी कि अगर हम क्या करते हैं, एक पर्सन अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी टेंशन को, अपनी नीड को चेंज कर देता है। किस चीज से चेंज करता है? मोटिवेशन से। मैंने आपको ये एक डायग्राम सा बताया था जिसमें क्या था, अनसेटिस्फाइड नीड क्या क्रिएट करती है, टेंशन क्रिएट करती है। टेंशन से हम डिराइव्स में आते हैं, बिहेवियर को सर्च करते हैं कि इस पर्सन को ऐसी क्या नीड से अनसेटिस्फाइड है, किस नीड से अनसेटिस्फाइड है कि उसको अपनी बिहेवियर को उसके सर्च करना पड़ रहा है। देन जब उसका बिहेवियर हमें पता चल जाता है किस चीज से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो हम उस चीज की नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जब उस पर्सन की जो अनसेटिस्फाइड नीड होती है वो सेटिस्फाई में चेंज हो जाती है, तो उसकी टेंशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर उस प्रॉब्लम का हमें कोई सोल्यूशन बता देता है तो हमारी उस सोल्यूशन के लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी टेंशन क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। किस चीज के लिए? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम है, जब हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं तो हम टेंशन में होते हैं। जब हमारा फर्स्ट एग्जाम हो जाता है, लाइक कोई भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का हमारा एग्जाम हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है उसमें, उसकी जब हमारी पूरा पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद हमें उसकी कोई टेंशन नहीं रहती, बिकॉज कि उससे हमारा टेंशन क्या है। फ्री हो जाते हैं। हाँ जी, उससे टेंशन फ्री हो जाते हैं उसके बाद। टेंशन फ्री हो जाते हैं उससे, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज हमने पूरी करना चाहिए थी वो चीज हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, तो इसी चीज को ही मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ पर जो मोटिवेशन वर्ड है वो किस चीज के लिए लिया हुआ है, मूवर्स के लिए लिया हुआ है, कि कैसे हम मूव करते हैं। अगर हमें सामने वाला पर्सन कोई अच्छी सलाह देता है तो उससे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसे जो हमारे एक पॉइंट है, मतलब मोटिवेशन के हिसाब से हमारे पास तीन थ्योरीज है, जिसमें से हमने इस टॉपिक में आपको दो थ्योरीज ही करनी है। फर्स्ट इज एक मैस्लो था, इब्राहिम मैस्लो। उसने मोटिवेशन के लिए एक हिरार्की बताई थी, नीड्स बताई थी कि कैसे एक पर्सन के नीड्स के हिसाब से जब उसकी नीड्स पूरी होती जाती है तो वो पर्सन मोटिवेट होता जाता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में वो मोटिवेट होता जाता है। याद है मैंने आपको ये स्टेप्स कराए थे। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, belongingness and love needs, esteem needs, self actualization needs। ये कराने की जरूरत है कि बच्चे, याद है आपको नो मोटिवेशन की मैम। थ्योरीज? हो नो नो जाएगा क्या, क्लियर। कराऊं? नहीं मैम क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। और एक सेकंड थ्योरी आपको बताई थी मैंने, एक सेकंड, सेकंड इज, हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसका ही था। हाँ, मैकलेन थ्योरी ऑफ नीड्स के मैंने तीन पॉइंट बताए थे। फर्स्ट इज अचीवमेंट, सेकंड इज एफिलिएशन एंड थर्ड इज पावर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तीनों भी हमारी नीड्स की थ्योरी है। मतलब एक पर्सन की जब नीड पूरी हो जाती है तो वो पर्सन क्या हो जाता है, आगे मूव हो जाता है।
ठीक है, ये भी एक तरह की मोटिवेशन की थ्योरी है। मोटिवेशन जो वर्ड है वो मूवर्स के लिए अप्लाई होता है। जब हम आगे आगे मूव होते जाते हैं तो हम अपने मोटिवेशन को पूरा करते जाते हैं, तो हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। जब हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम अपने आप ही अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। थ्योरी हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम बची यहाँ तक? क्लियर है फिर बच्चे इसका ये लास्ट थ्योरी? क्या है? हाँ जी। एफिलिएशन के बाद क्या है? किसके बाद? एफिलिएशन के बाद अचीवमेंट। फर्स्ट इज पावर, सेकंड इज एफिलिएशन एंड थर्ड इज अचीवमेंट। हो गया मैम। ठीक है, फर्स्ट इज अचीवमेंट, फिर एफिलिएशन एंड देन पावर। क्लियर? यस मैम। ये तो आपकी बहुत सिंपल सी थ्योरी है जिसमें हमने सिर्फ किस चीज की बात की है? एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन की बात की है। ठीक है, ये इस जो अपना बी सेक्शन है इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसे एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन के नेम से क्वेश्चन आएगा। आपको अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी भी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस थ्योरी में? नो मैम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा दो जो आज हमने करना था टॉपिक। यस यस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन, सॉरी एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी। ये एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी। अब जो बच्चे हम बात करेंगे वो किस चीज की बात करेंगे कि मान लो एक एंटरप्रेन्योर है, उसका एक प्लान क्या होता है? उसका एक प्लान होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एंट्री करना। जब वो पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नई एंट्री कर देता है तो वो कैसे उसको, देखो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। आज हम जो बात करें दैट इज एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी की बात करें। It refers to offering a new product to an established or new market. Number two, offering an established product to a new market. Number three, creating new organization. तीन एंट्रीज के बारे में बता रहा है कि मान लो अगर हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मान लो अगर हमने एक नई मार्केट में अपना पैर रखना है, मान लो हमने अगर एक नई ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है। तीन एंट्रीज की हम बात करते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट, बच्चे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। Yes. Entrepreneurial strategy represent the set of decisions, actions, and reactions that first generate and then exploit over time. A new entry in a way that maximize the benefits of newness and minimize its cost. ठीक है, एंटरप्रेन्योरल की स्ट्रेटेजी क्या होती है? जिसमें हम नए नए डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस करते हैं और उन एक्शंस पे क्या होता है? रिएक्शंस होता है, जिससे हमारा जो टाइम कंज्यूम, हम जो पहले टाइम कंज्यूम कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोट होता है, टाइम थोड़ा सा कम होता है और नई नई एंट्रीज होती है। न्यू एंट्रीज के कारण हमारी क्या होती है? जो कॉस्ट होती है वो कम से कम लगती है। क्यों? क्योंकि जो न्यू एंट्रीज होती हैं उसमें हम क्या करते हैं? नए से नए टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को यूज करते हैं। जितनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होती है उतना हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है और कॉस्ट भी मिनिमम होती है एंड प्रॉफिट क्या होती है? मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, देन अब देखो हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरल की स्ट्रेटेजी है जिसमें जनरेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसमें हम क्या बात करते हैं? इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है न्यू एंट्री जनरेशन। न्यू एंट्री जनरेशन, नंबर टू इज न्यू एंट्री एक्सप्लोटेशन, नंबर थ्री फीडबैक लूप ऑफ रिसोर्सेज। तीन चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इस पॉइंट के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है, मैं ये आपको टॉपिक बीच में इसमें ही समझा रही हूँ। जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। अगर हमने कोई भी नई एंट्री की अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना है तो हम सबसे पहले, हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए: मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। यही चार होती है ना, रिसोर्सेज एज सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। विद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इट एनहेंसेस कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड इनोवेटिवनेस। ये जो चार चीजें हैं इससे हमारी कम्युनिकेशन भी बढ़ती है, टीम वर्क भी इंक्रीज होता है और इनोवेशन भी आती है। फर्स्ट इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल में क्या होता है? देखो, pursue opportunities, neutralize threats,
आपने एक पॉइंट सुना होगा स्वोट एनालिसिस। जो ये स्वोट एनालिसिस होता है ना, ये न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जब भी हम कोई भी न्यू एंट्री करते हैं, न्यू बिजनेस की स्टार्टअप करते हैं, नई मार्केट में जाते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हमें ये चार चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, यही चारों चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू रख सकते हो। रेयर, पोसेस्ड बाय फ्यू इफ एनी पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वैसा सेम प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में आ चुका हो। ठीक है, इनएविटेबल, रेपिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिफिकल्ट कॉस्टली बाय कॉम्पिटिटर्स। कई बार क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट निकाला है वो ऐसा उसका प्राइस है जो दूसरे के प्राइस से बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी न्यू एंट्री जो होती है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए। हो सकता है कि जो आपका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट से, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थ्रेट पे आ जाता है, उसको एक सरवाइव करना पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? ये रिसोर्सेज जो मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, इन चारों से हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। क्रिएटिंग अ रिसोर्स बंडल वैल्यूएबल, रेयर एंड इनइमिटेड। मार्केट नॉलेज, मार्केट नॉलेज क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे मार्केट नॉलेज क्या है? एक न्यू प्रोडक्ट एंट्री के लिए मार्केट नॉलेज क्या होती है? आप क्या बिना देखे ही मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे? मैम कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च करने से पहले हाँ, उससे क्या रिलेटेड करना? जो भी गुड्स होगा यस, उसके बारे में जैसे कि डिस्कवर करेंगे मार्केट में घूमकर, या लोगों से भी उससे क्या हाँ, करते हैं, रॉ इसको हम वन मटेरियल में वर्ड में बोलते एडवाइस। हैं मार्केट की रिसर्च करना। ठीक है ना, इसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? मार्केट रिसर्च। जब भी हम अपने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें उस मार्केट की रिसर्च की बहुत जरूरत होती है। लाइक refers to the entrepreneur's position of information, technology, know-how and skills that provide insight into a market and its customers। यही होता है ना, हम जाके ये पहले सबसे पहले देखते हैं कि वो जिस मार्केट में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है उस मार्केट की सिचुएशन क्या है, वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, उनका नो हाउ कितना है, मतलब वो उनको जानते कितना है, उनके स्किल्स क्या हैं। इन चीजों से हमें पता चलता है कि मार्केट में जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, एक होती है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। मार्केट की नॉलेज के साथ साथ हमें टेक्निक्स की नॉलेज को भी बहुत ध्यान में रखना होता है। ये भी एक हमारा बंडल है जो कि क्या है, एक वैल्यू के बारे में बताता है कि आप जो एक रिसोर्स निकाल रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसकी टेक्निकल नॉलेज रेफर्स टू द एंटरप्रेन्योर्स पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड स्किल्स दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू क्रिएट न्यू नॉलेज। एग्जाम्पल लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलता है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसमें ऐसा क्या क्रिएटिव है कि लोग उसको पसंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। इंफॉर्मेशन ऑन न्यू एंट्री। नंबर फर्स्ट, जब भी आपने कोई भी मार्केट में न्यू एंट्री की अपॉर्चुनिटी को देखना है तो सबसे पहले आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करना पड़ता है, उसके प्रोडक्ट की प्रीरियर मतलब क्या होता है, उसके पहले की नॉलेज लेनी पड़ती है कि उस जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहां पर पहले क्या क्या रह चुका है, कितने लोग काम कर चुके हैं, कौन से प्रोडक्ट आ चुके हैं, कौन से फेलियर में रहे हैं, कौन से सक्सेस में रहे हैं। नंबर टू, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वायबल ऑफ पर्टिकुलर न्यू एंट्री इज नोन एज एंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि आपकी मार्केट में कितने लोग आए हैं और कितने लोग गए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो कौन से प्रोडक्ट की मिली है, पर्टिकुलर आप किस नाम से जाने जाते हो, that is called window of opportunity viable of particular new entry is known as entry of opportunity। comfort with making a decision under uncertainty।
अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या होती है बच्चे अनसर्टेनिटी? डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, सुना हुआ है कभी? कई बार हमें पता है बच्चे अनसर्टेनिटी क्या होता है? कोई बताएगा मुझे क्या होती है अनसर्टेनिटी? यस ऋषिका, व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? क्या होती है? ऋषिका आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम पहले तो मतलब जिसमें नहीं आ रही बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम यस रेखा, आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? सुना हुआ रेखा वर्ड आपने कभी अनसर्टेनिटी? बच्चे अनसर्टेन वर्ड सुना नहीं हुआ? अनसर्टेन होता है कि जब हमें ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, हमें पता है कि जो इसका आउटकम आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, हो सकता है वो नेगेटिव भी आए, ठीक है? इसको बोलते हैं नेगेटिव आउटकम फ्रॉम एक्टिंग, नेगेटिव आउटकम फ्रॉम नॉन एक्टिंग, नॉट एक्टिंग। कई बार होता है कि हम काम करते हैं फिर भी उसका आउटकम नेगेटिव आता है, कई बार होता है कि हम काम नहीं करते फिर भी उसका आउटकम हमें नेगेटिव ही आता है। इसको बोलते हैं कि अनसर्टेन। हमें फ्यूचर जो होता है हमारा अनसर्टेन होता है, बट फिर भी हमें कई बार अपने फ्यूचर को लेके कोई डिसीजंस लेने होते हैं, वो जो डिसीजंस होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेनिटी हमेशा रिस्क होती है, ठीक है? हाँ, ये पॉइंट है। डिसीजन टू एक्सप्लोर आर नॉट टू एक्सप्लोर द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, देखो, एंट्री स्ट्रेटेजी फॉर न्यू एंट्री एक्सप्लोटेशन। एंट्री स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब पता है क्या होता है? क्या होती है स्ट्रेटेजी सुमन? यस मैम। स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मतलब होता है मैम कोई भी चीज को उसको फॉलो करना। नहीं 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 नहीं, प्लान करना। प्लानिंग। एंट्री स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कुछ एंट्री प्लान, हमने न्यू एंट्री को प्लान करना है। स्ट्रेटेजी का एक सिंगल वर्ड में मीनिंग होता है प्लानिंग। हम कभी भी कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम को नंबर फर्स्ट कॉस्ट एडवांटेज के लिए, कि हम जितना पैसा पहले से सोच के काम करेंगे हमने उतना ही पैसा लगाना है। अगर उससे ज्यादा पैसा लग गया तो इट मींस हमारी स्ट्रेटेजी है वो फेलियर में जा रही है। लेस कॉम्पिटिटर राइवल, अगर हम पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी बना देते हैं, जो हमारे राइवल्स होते हैं, लाइक जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो कम से कम हमसे हमारे पास आएंगे। सिक्योर इंपॉर्टेंट चैनल, हम पहले से ही अपने कुछ एडवर्टाइजमेंट के चैनल्स को अपने लिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हम पहले से उसके लिए सिक्योर हो जाते हैं। बेटर पोजीशन टू सेटिस्फाई कस्टमर। नंबर 5, गेन एक्सपर्टाइज थ्रू पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये कुछ 5 पॉइंट हैं जिससे हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने आप को न्यू एंट्री में, न्यू मार्केट में अपनी न्यू एंट्री करने के लिए। पहले से ही अगर हमने, जैसे देखो 5th पॉइंट है गेन एक्सपर्टाइज थ्रू पार्टिसिपेशन। ये मतलब क्या होता है कि लाइक लर्निंग डिजाइन, मॉनिटरिंग चेंजेस, बिल्डिंग अप देयर नेटवर्क। मतलब पहले से ही एक्सपर्ट हो, जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें पहले से ही आपने सब कुछ कर रखा हो। अगर आपने पहले से ही उसमें सब कुछ कर रखा है एक बार, तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजन टू एंटर द मार्केट। कॉस्ट एडवांटेज में क्या है, जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, यही कि ये इन्होंने दोबारा यहाँ पर लिखे हुए हैं एक डायग्राम सा बना के, ठीक है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर हम पहले से ही ये सब कुछ कर देते हैं तो हम इन चीजों का एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर हम पहले से ही इन चीजों को नहीं देखते, लाइक इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी, कस्टमर अनसर्टेनिटी, शॉर्ट लीड टाइम। शॉर्ट लीड टाइम का मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? शॉर्ट लीड टाइम
एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। जब भी हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें एक ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना होता है। तभी इन्होंने देखो, अगर ये शॉर्ट लीड टाइम आ जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन जाती है। क्या होता है ये शॉर्ट लीड टाइम? पढ़ा हुआ है किसी ने शॉर्ट लीड टाइम क्या होता है? नो मैम। किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ थोड़ा सा? शॉर्ट लीड टाइम, इन्वेंटरी के बारे में सुना हुआ? हाँ जी, इन्वेंटरी के बारे में सुना हुआ? क्या होती है इन्वेंटरी? इन्वेंट्री, यस मैम। क्या होती है इन्वेंटरी? क्या होती है इन्वेंटरी? स्टॉक जो क्या होता बचा है? हुआ सामान होता है। अच्छा, बचा हुआ सामान होता है। ठीक है, होता तो वो स्टॉक ही है, बट बचा हुआ नहीं होता बच्चे को। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, नॉट बचा हुआ। हम पहले से ही उल्टा इन्वेंटरी करके रखते हैं। बचा हुआ स्टॉक को इन्वेंटरी नहीं कहते, सिर्फ स्टॉक को ही इन्वेंटरी कहते हैं। बट यहाँ पर जो, एक सेकेंड, बट यहाँ पर जो शॉर्ट लीड टाइम है ना, ये टाइम होता है, मान लो आपका एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें रॉ मटेरियल की टाइम टू टाइम जरूरत होती है कि नहीं होती? ठीक है, जब वो रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, तो जब नेक्स्ट रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, उसके जो बीच का टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं लीड टाइम। अगर ये लीड टाइम हम क्या करते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, खत्म इन द सेंस कि कभी भी रॉ मटेरियल की कमी ना होने देना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट अभी हाफ बना होता है, उसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने टाइम टू टाइम चेक नहीं किया था कि हमें इसमें इतने रॉ मटेरियल की जरूरत होनी है, इतने रॉ मटेरियल की जरूरत, तो ये हमारे काम को क्या कर देता है, डिले कर देता है। जब कोई भी ऐसा काम जो हमारे प्रोडक्ट को डिले कर देता है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बात समझो मेरी? यस मैम। ठीक है, ये जो बीच वाला टाइम होता है, इसको हमने, आपने अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में एमबीए में शायद आपको एक सब्जेक्ट आएगा ऑपरेशन रिसर्च, उसमें आपको एक चैप्टर आएगा इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसमें आपको पूरा डिफाइन हो जाएगा कि ये लीड टाइम होता क्या है। ठीक है, ये लीड टाइम को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, कि कवर इन द सेंस कि हमें कभी भी इसका सस्पेंस नहीं क्रिएट होने देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये न्यू एंट्री में हम जितनी भी बातें करें, इस चीज के ऊपर ही हो रही है कि कैसे हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कैसे कई चीजों को मार्केट में लेके आते हैं, और कई चीजों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। अब हम बात करें इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी। इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी में देखो क्या है, नंबर फर्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द फिट बिटवीन इट्स बंडल ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक फर्म की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस पे, दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, और हमारे प्रोडक्ट को कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहे हैं। इफ फिट इज गुड देन सुपीरियर परफॉर्मेंस, और एल्स पुअर, अगर ये फिट जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। Number two, to obtain good fit, the entrepreneur must meet the key success factor of the industry, such as superior service, reliability, or lower prices, or else marketing माफिया। इसमें देखो क्या होता है, जब भी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को फिट करना है, तो हमें की सक्सेस फैक्टर को, एक सेकंड,
बच्चे मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. एक स्क्रीन एक्चुअली एकदम बंद हो गई थी, मैं एक सेकंड दोबारा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चे। हाँ, हम बात कर रहे थे, एक सेकंड। हम बात करते हैं बच्चे की सक्सेस फैक्टर की। जो की सक्सेस फैक्टर होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को एक फिट में लेके आते हैं। अगर ये जो सक्सेस फैक्टर है लाइक सुपीरियर के सर्विस, सुपीरियर सर्विस होगी, रिलायबिलिटी होगी, या फिर हमारा जो लोएस्ट प्राइस होता है, अगर ये जो सक्सेस फैक्टर है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से पैर रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या होता है कि हम मार्केट में जाने से पहले सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। नंबर 3, environmental changes are highly in emerging industries. Number 4, these are evaluated by demand uncertainty, technological uncertainty and adaptation. सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी की हमें ये डर रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों के तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आई मीन टू से कि अनसर्टेन तो नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी तो नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी होती है या नहीं होती। ठीक है, एक होता है एडॉप्शन, कि हमारे प्रोडक्ट को लोग एडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कि लोगों को वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। Next is demand uncertainty by overestimating like cost associated with overcapacity or underestimating like losing to competitors and not satisfying existing and new customers. Example Dell and Fog deodorant. मतलब हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च कर देते हैं कि जिसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ओवर एस्टिमेट इन द सेंस कि हम सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है चाहे हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर लें ये लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो ना, डिमांड अनसर्टेनिटी बाय ओवर एस्टिमेटिंग लाइक कॉस्ट एसोसिएटेड विद ओवर कैपेसिटी और अंडर एस्टिमेटिंग लाइक लॉसिंग टू कॉम्पिटिटर्स एंड नॉट सेटिस्फाइंग एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स। ठीक है, अपने नए कस्टमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कई चीजों की अनसर्टेनिटी कर लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मार्केट में इन चीजों का नाम है ही तो ये हमारा प्रोडक्ट कभी फेलियर में नहीं जाएगा, हमेशा क्या होगा, सक्सेस में ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया मैंने कि हमारा एनवायरनमेंट में जाना कई बार इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है और कई बार इसकी स्टेबिलिटी भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप वहां पर फिट हुए हो या नहीं हुए हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लोगों को पसंद आया है, उसने मार्केट में सरवाइव किया है या नहीं किया। ठीक है, वैसे देखो इसी के साथ ही पॉइंट है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद समटाइम्स reverse engineering also play a vital role in influencing the market, like not estimating intellectual property right other will capture the market. कई बार बच्चे क्या होता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं कि वो कई बार एक ऐसा नया प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं कि जो लोगों को पता ही नहीं होता, बट फिर भी लोग उसको एक बार ट्राई जरूर करके देखते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिकली इन्होंने एग्जांपल दिया है, डॉक्टर फॉर एटीएम मशीन्स, लेटर हनीवेल एंड आईबीएम बेटर सर्विस लाइक इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। वो कह रहे हैं कि एटीएम जो है वो बहुत इन्होंने अच्छा एक मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर बनाया है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी मनी है वो इजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल इसका नहीं है, सॉरी, मैं वही सोच रही हूँ कि इसका ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो अलग है, जो नीचे वाला है वो अलग है। ठीक है,
यहाँ तक बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी में? नो मैम। आपका ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है। मेन जो आपका टॉपिक है वो क्या है? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजी फॉर न्यू बिजनेस। हमने जो बात करनी है वो किस चीज की बात करनी है? इस स्लाइड में वैसे कई एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपको नहीं करनी, बट मैं समझा आपको सारी रही हूँ। इसमें मेनली आपकी बात क्या किस चीज के ऊपर बात की हुई है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या प्लान बनाते हैं अगर उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इसमें आपकी ये स्लाइड टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, कस्टमर अनसर्टेनिटी, लीड टाइम करा दें। लीड टाइम स्टार्ट, ये तो सारा इसी के साथ ही था जो आपको मैंने पीछे समझाया। जैसे देखो टेक्नोलॉजी अनसर्टेनिटी का एग्जांपल दिया है, एग्जांपल यूज केस कनेक्टेड कार। ठीक है, जो एक स्मार्ट कार है, हम सोच सकते हैं कि अगर इसमें ये टेक्नोलॉजी हो तो क्या ये लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, अनलॉक माई कार, फाइंड माई कार, प्रिडिक्ट पार्ट फेलियर, ठीक है, स्मार्ट होम, अलर्ट्स टू व्हीकल, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को एक हमने क्या करना है, एक स्मार्ट कार तैयार करनी है जिसमें नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अब ये नहीं पता कि वो अनसर्टेनिटी में रहेगी या सर्टेनिटी में रहेगी। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। यस, लीड टाइम स्टार्ट करा दो बच्चे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सुमन आपने कुछ पूछना है बच्चे? नो मैम। क्लियर है यहाँ तक? आप ना मैं आपको ये भी यस मैम। स्लाइड सेंड करूंगी, आप इसको एक बार पढ़ के देखना। यस मैम, क्योंकि एक बार गो इसमें थ्रू करके देखेंगे। हाँ एक बार पढ़ के देखना, अदरवाइज नहीं तो मैं इसको फिर से एक बार दोबारा पढ़ा दूंगी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है स्लाइड, हो सकता है तो मैं आज एक और इसके ऊपर एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजी के ऊपर एक और नई स्लाइड देखती हूँ जिससे थोड़ा सा और भी आपको क्लियर हो जाए। अभी ये काफी है, देखो लीड टाइम है, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी फॉर न्यू एंट्री। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो न्यू एंट्री का है। आपने ये सारा नहीं करना, मैंने आपको वैसे ही इंस्टेबिलिटी के बारे में समझा दिया है, बट ये हमारा टॉपिक है नहीं। हमने सिर्फ न्यू एंट्री वाले टॉपिक ही करने हैं। ठीक है, जिनके ऊपर न्यू एंट्री लिखा हुआ है सिर्फ हमने वही टॉपिक करने हैं। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक मैंने जस्ट आपको एक समझाने के लिए बताया है। हमारे टॉपिक है ये लीड टाइम, हमारे टॉपिक में है ये करना है, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी करना है हमने। ठीक है, ये मैं आपको बाकी बता दूंगी कि हमारे टॉपिक में मैनेजिंग न्यूनेस। ठीक है, अभी के लिए हमने जो सिर्फ किया है मैं आपको एक बार फिर दोबारा से गो थ्रू कर देती हूँ। हाँ, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज न्यू एंट्री का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योरियल की स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है। ठीक है, देन उसकी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ये वाला हमने टेबल बनाना है। ठीक है, ये टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। एक बार इसको दोबारा से देख लेना। देन उसके बाद जनरेशन ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, ये हमने करना है। क्रिएटिंग अ रिसोर्स बंडल वैल्यूएबल रेयर एंड इनिमिटेबल, ये भी हमने करना है। असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी, ये भी हमने करना है। कंफर्ट विद मेकिंग अ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, ये भी हमने करना है। डिसीजन टू एक्सप्लोर और नॉट टू एक्सप्लोर द न्यू एंट्री अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंट्री स्ट्रेटेजी फॉर न्यू एंट्री एक्सप्लोटेशन, ये भी हमने करना है। बस यहां तक हमने करना है, मतलब 9 नंबर तक। 9 नंबर के बाद हमने ये कुछ नहीं करना, उसके बाद सीधा हमने करना है 16 नंबर, लीड टाइम। लीड टाइम भी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको एक थोड़ा समझा दूंगी लीड टाइम होता क्या। ठीक है, उसके बाद लीड टाइम के बाद ये करना है हमने 18 नंबर स्लाइड करनी है। ठीक है, ये स्लाइड मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इसमें एक बार देख लेना। अगर आपको ये स्लाइड समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको दोबारा से ये टॉपिक किसी और में समझा दूँ। ठीक है, यस, किसी को कुछ पूछना है? रेखा, सुमन, नो मैम, इतने कम क्लियर। स्टूडेंट्स आए हैं आज फ्राइडे की वजह से। यस, पूछना है बच्चे किसी को कुछ? नो मैम। क्लियर है? एक बार मैम गो थ्रू करने के बाद अगले क्लास में फिर। हाँ, आप एक बार इसको आज पढ़ के देखना, अदरवाइज मैं ये टॉपिक आपको दोबारा कराऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक, एक बार इसको दोबारा से करा दूंगी। ओके मैम। ठीक है,
ओके, थैंक यू बच्चे। Thank you, थैंक ma'am. यू मैम।